सोचिए, सरकार का एक फैसला और देखते ही देखते पूरा का पूरा देश विरोध की आग में जल उठता है। ये कहानी है नेपाल की, एक ऐसे सोशल मीडिया बैन की जिसने देश की राजनीतिक नींव तक को हिलाकर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया बैन में इतनी ताकत आई कहां से कि उसने पूरे नेपाल को हिला के रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और वो चिंगारी थी एक सोशल मीडिया शटडाउन। तारीख थी 4 सितंबर 2025। इसी दिन नेपाल सरकार ने देश के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। और ये कोई छोटा मोटा बैन नहीं था, एक दो नहीं बल्कि एक साथ पूरे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। तो जाहिर है इसका असर भी बहुत बड़ा होना ही था। अब यहाँ से ना दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। सरकार ने कहा कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन की शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन देश के युवाओं के लिए ये सिर्फ एक बहाना था। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज़ दबाने और उनकी आज़ादी को कंट्रोल करने की एक सीधी सीधी कोशिश है। तो आखिर ये असंतोष की आग इतनी तेजी से फैली क्यों? बात सिर्फ बैन की नहीं थी। असल में ये बैन तो बस एक चिंगारी थी जो पहले से ही मौजूद बारूद के एक बड़े ढेर पर जाकर गिरी थी। असल में नेपाल के युवाओं के अंदर ना एक गुस्सा बहुत लंबे समय से खौल रहा था। वजह कई थीं। हर तरफ फैला सरकारी भ्रष्टाचार, राजनीतिक भाई भतीजावाद, जिसकी वजह से मौके ही नहीं मिल रहे थे। और तो और जो नई सरकार आई उसने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। तो ये बैन उस सुलगते हुए असंतोष के लिए बस एक बहाना बन गया। इस पूरी भावना को ना ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। सोशल मीडिया बैन गुस्से की वजह नहीं था, वो तो बस आखिरी ट्रिगर था। ये उस पीढ़ी के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया जो पहले से ही हताश थी। और इस आग में घी डालने का काम किया बढ़ती महंगाई और लगातार गिरती पब्लिक सर्विसेज ने। इन आर्थिक दबावों ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। तो ये जो गुस्सा था ये सड़कों पर कैसे उतरा और कैसे एक शांतिपूर्ण विरोध देखते ही देखते एक हिंसक टकराव में तब्दील हो गया। देखिए, सब कुछ शांति से शुरू हुआ था। युवा सड़कों पर उतरे और सोशल मीडिया की बहाली की मांग की, लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? आंसू गैस, रबर की गोलियां और वाटर कैनन। सुरक्षा बलों की इसी सख्त कार्रवाई ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया और सड़कें सड़कें जंग का मैदान बन गई। तो इस पूरे टकराव का अंजाम क्या हुआ? सच कहूं तो इसकी मानवीय और राजनीतिक दोनों ही कीमतें बहुत बड़ी थी। इसकी सबसे भारी कीमत तो इंसानी जानों से चुकाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। अब जब जनता का दबाव इतना जबरदस्त था तो सरकार को झुकना ही पड़ा। फौरन सोशल मीडिया से बैन हटाया गया, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हिंसा की जांच के लिए एक पैनल बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। डैमेज कंट्रोल की कोशिशें यहीं नहीं रुकीं। सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे का वादा किया, यहां तक कि उन्हें शहीद का दर्जा देने पर भी बात हुई। लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो इस सारी उथल-पुथल के बाद अब नेपाल कहाँ खड़ा है और यहाँ से आगे क्या होगा? आज की तारीख में नेपाल एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। सरकार पर से लोगों का भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। युवा आंदोलन अभी भी एक्टिव है और जवाबदेही की मांग कर रहा है, और देश का राजनीतिक भविष्य वो पूरी तरह से अनिश्चित है। यहाँ तक कि नए चुनावों की नौबत भी आ सकती है। हाँ, भले ही सड़कों पर हिंसा अब कम हो गई हो, लेकिन ये मत समझिए कि आंदोलन खत्म हो गया है। बिल्कुल नहीं। युवा आंदोलन सरकार पर लगातार नजर बनाए हुए है और उनकी जवाबदेही की मांगें और भी जोर पकड़ रही हैं। और ये सब कुछ हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये आंदोलन नेपाल की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा?